नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल लव विद सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज का टॉपिक लेकर आया हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक थ्योरी प्लस MCQ जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो अक्सर जुडिशरी, APO, AIB और अन्य एग्जामों में पूछे जाते हैं, क्योंकि GK GS के क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 124 के इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में। इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों 124 अनुच्छेद में स्थापना के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे? हरि लाल जे कानिया थे। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम कितने जज यानी CJI सहित नियुक्त होते हैं? तो वर्तमान में 34 जज हैं, CJI को मिलाकर 2023 संशोधन तक ये शामिल हैं। नोट्स, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी जब संविधान हमारा लागू हुआ था। मिनिमम स्ट्रेंथ CJI प्लस 2 जज जो पहले थी 1950 में, अब बढ़कर ये 34 हो गई है CJI को मिलाकर। नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो भी कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। वहीं रिटायरमेंट की एज 65 ईयर होती है और रिमूवल जो होता है पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, यानी पद से जो हटाया जाता है किसी जज को पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जाता है। इम्पीचमेंट लगाकर यानी महाभियोग लगाकर, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका प्रावधान आर्टिकल 124 के सब आर्टिकल 4 में किया गया है। संबंधित केस ला है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का। जज अपॉइंटमेंट से संबंधित ये पहला केस था। सेकेंड जज केस है कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। NJAC केस 2015 कॉलेजियम सिस्टम के अपहेल्ड किया गया, इसके बारे में सवाल उठाए गए। आर्टिकल 125 सैलरीज अलाउंस और जजेस के बारे में व्यवस्था करता है। MCQ है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो संसद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन निर्धारित करती है। और नोट्स, पार्लियामेंट वेतन व भत्ते निर्धारित करती है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलती है। वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, यानी जो वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यानी किसी पर जोर दबाव नहीं। यही क्या है, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाती है, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के, सभी को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस यानी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में प्रावधान करता है। क्वेश्चन है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। यदि CJI अनुपस्थित, कार्य करने में असफल, पद रिक्त है, तब राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ जज को जो एक्टिंग CJI बना सकता है उसको नियुक्त कर सकता है। आर्टिकल 127 जो संबंधित है एडहॉक जज से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर क्वारम पूरा नहीं होता है, तो दोस्तों एडहॉक जज होते कौन हैं? अगर क्वारम नहीं पूरा हो रहा है, यानी कोई बेंच बनाई जा रही, बेंच में जजों की संख्या कम पड़ रही है, तो वहाँ पर एडहॉक जज नियुक्त किए जा सकते हैं। किसी हाई कोर्ट के जज को नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 4-5 बेंचें बन गई हैं या बेंच में कमी पड़ रही है, 1-2 जज कम पड़ रहे हैं, तो हाई कोर्ट के जजों को बुला लिया जाता है, उस कोरम को पूरा कर लिया जाता है। जब कोरम पूरा होगा उसी के बाद सुनवाई होती है। तो इनको हम कहते हैं एडहॉक, यानी ये परमानेंट नहीं होते। जब कोरम या सुनवाई पूरी हो जाएगी फिर ये पद से हट जाएंगे।
वहीं आर्टिकल 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस के बारे में प्रावधान करता है, यानी जो सेवानिवृत्त हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको फिर से न्यायालय में बुलाया जा सकता है, उनसे कार्य कराया जा सकता है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है, रिटायर हो चुके सुप्रीम कोर्ट जज को कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या नहीं? तो आंसर है इसका हाँ, बुलाया जा सकता है। कब बुलाया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से रिटायर्ड जज को बैठाया जा सकता है। यदि कार्यभार न्यायालय का बढ़ गया है तो उनको बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 129 जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में प्रावधान करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद में घोषित किया गया है, ये क्वेश्चन इससे बनकर आता है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 129। नोट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। उसके निर्णय और आदेशों की प्रामाणिकता व कंटेम्प्ट की शक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या हैं? दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, जो इनके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं और निचली अदालतों पर क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। और इनके निर्णयों को जो कोई नहीं मानता है तो अपने आदेशों की अवहेलना के लिए कोर्ट इन्हें दंडित भी कर सकता है। केस लॉ है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991 का मामला कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत कंटेम्प्ट की थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था, यानी अभिलेख न्यायालय के तहत ही क्या है? अवमानना के लिए दंडित करने की कोर्ट को शक्तियां प्राप्त हैं। आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ अपनी सुनवाई करेगा, कहाँ बैठेगा। तो इससे क्वेश्चन जो बन के आता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी जो है वर्तमान में क्या है? दिल्ली है। लेकिन दिल्ली के साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहे तो अन्य जगह भी इसकी स्थापना कर सकती है, राष्ट्रपति इस पर सलाह दे सकता है, यानी अन्य जगह भी बेंच बिठाई जा सकती है। जैसे कई हाई कोर्टों की क्या है? बेंचेस अलग अलग सिटी में बनी है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी बना सकता है। जैसे हमारा देश क्या है? बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उत्तर से लेकर पश्चिम तक दूरी बहुत बढ़ जाती है। सरकारें चाहें और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अन्य जगह भी शुरुआत हो सकती है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो सकती है, बेंच दूसरी जगह भी स्थापित की जा सकती है। मुख्यालय दिल्ली में है। राष्ट्रपति सीजीआई से परामर्श के बाद अन्यत्र स्थान भी घोषित कर सकते हैं, यानी जो पहले बता चुके वही चीज़ें हैं। आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी ये क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट की जो असल अधिकारिता है मामले सुनने की, वो निर्धारित करते हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, संघ और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सेंटर बनाम स्टेट, यानी जो इसका सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है वो सेंटर बनाम स्टेट, यानी यदि कोई विवाद केंद्र और राज्य के बीच है उनकी सुनवाई करेगा, स्टेट और स्टेट के बीच है उनकी सुनवाई करेगा, और मौलिक अधिकारों के मामलों की सुनवाई करेगा। संविधान या कोई विश्व से जुड़ा मामला है तो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी की अधिकारिता होती है, क्योंकि अन्य मामलों की सुनवाई जितने भी हैं हाई कोर्ट, सेशन न्यायालय करते हैं। संबंधित केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी इसमें क्या है? दोनों का विवाद है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ केंद्र सरकार है। इसीलिए यहाँ पर प्रारंभिक अधिकारिता किसको होती है? सुप्रीम कोर्ट को होती है। आर्टिकल 131 ज्यूरिसडिक्शन के बारे में निर्धारित किया गया था कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 132 से लेकर 134 अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, जिसमें अपील की अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि कौन सी अपीलें सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो क्वेश्चन इससे जो बन के आते हैं, अपील सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 134 से संबंधित है। नोट, आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल केस, यानी जो आर्टिकल 132 है वो संवैधानिक मामलों की सुनवाई
से संबंधित अपील की जा सकती है, जैसे हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे दे 134A के तहत सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन पर, यानी कोई संविधान से जुड़ा सवाल है तो उस पर जब सर्टिफिकेट हाई कोर्ट देगा तब जाके अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। वहीं आर्टिकल 133 सिविल अपील के बारे में संबंध करता है, यानी सिविल मामलों की अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 134 क्रिमिनल अपील्स की जा सकती है। ये सारे मामलों की अपील जो है आर्टिकल 134A सर्टिफिकेट ऑफ अपील के माध्यम से की जाती है, यानी हाई कोर्ट जब सर्टिफिकेट देगा तभी अपील संभव है, क्योंकि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं होता है। और जब कभी विधि से संबंध होगा, विधि संदिग्ध होगी, तभी अपील की सुनवाई होती है। आर्टिकल 135 फेडरल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में प्रावधान करता है, यानी जो हमारे भारत में पहले फेडरल न्यायालय था आज़ादी से पहले, तो उसकी सारी शक्तियां किस में समाहित हो गई हैं? सुप्रीम कोर्ट में समाहित हो गई। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन SLP के बारे में प्रावधान करता है। इससे जो क्वेश्चन बन के आता है कि SLP किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर है 136, यानी जो SLP है ये बहुत ही विशेष शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायाधिकरण, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सेशन न्यायालय हो या कोई ट्रिब्यूनल हो, न्यायालय से विशेष अनुमति पर अपील सुन सकता है। SLP में अनुमति मिल जाती है तो वो मामले की सुनवाई कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इससे संबंधित केस ला है प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट 1950 का मामला। SLP पर विस्तार से यहाँ पर व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की थी। आर्टिकल 137 रिव्यू पावर के बारे में प्रावधान करता है, तो इससे जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की रिव्यू किस अनुच्छेद में कर सकता है, तो इसका आंसर है 137 में। SC अपने निर्णय आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। रिव्यू का अर्थ दोस्तों ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे चुका है, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों के पास रिव्यू की पावर होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है, जो निर्णय पास्ट में दे चुका है तो उनमें संशोधन कर सकता है, उनको बदल सकता है, पुनः पलट सकता है, या उसमें जो चीज़ें पहले थी अब वर्तमान में नहीं है तो उनको में परिवर्तन कर सकता है। यानी रिव्यू का मतलब है कि परिवर्तन करना। आर्टिकल 138 एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में प्रावधान करता है कि पार्लियामेंट द्वारा SC का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बताया था स्टेट ऑफ स्टेट और केंद्र, और आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इस ज्यूरिसडिक्शन को अगर संसद चाहे तो बढ़ा सकती है, अन्य मामलों की भी सुनवाई कर सकती है। वहीं आर्टिकल 139 रिट पावर टू SC, यानी सुप्रीम कोर्ट को याचिका दायर करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। इसका अर्थ ये है कि पार्लियामेंट SC को हाई कोर्ट जैसी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। यदि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट जैसे अन्य रिटियों के बारे में भी अधिकार दे सकता है। ये पार्लियामेंट पर निर्भर करेगा, यानी वो संशोधन करके रिट के अधिकार को बढ़ा सकता है। वहीं आर्टिकल 140 एनेशली पावर, यानी आनुषंगिक शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। पार्लियामेंट SC को अतिरिक्त पावर दे सकती है, यानी जो पावर वर्तमान में है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसके अतिरिक्त भी पावर बढ़ा ही जा सकती है, क्योंकि आनुषंगिक शक्तियाँ जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति होती है और पार्लियामेंट चाहे तो और भी ज़्यादा इन शक्तियों को बढ़ा सकती है। वहीं आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाइंडिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है, वो क्या है? बाध्यकारी है।
इससे बन के क्वेश्चन जो आता है, सुप्रीम कोर्ट का कानून किस पर बाध्यकारी होता है, तो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अब सोच रहे होगे सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता कैसे है, तो सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाने का कार्य नहीं करता है, बल्कि लॉ किसका कार्य है, पार्लियामेंट यानी विधायिका का कार्य होता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं वो भी क्या है, लॉ का कार्य करते हैं, कानून का कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो सभी निचली अदालतों पर एज ए लॉ लागू होते हैं और सभी न्यायालय उसे मानने के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। इसी को कहते हैं अपने निर्णयों के लिए निचली अदालतों को बाध्यकारी करना। एससी का कानून पूरे देश के सभी न्यायालयों पर क्या होता है, बाध्यकारी होता है। केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रघुवीर सिंह का मामला 1989 में सारी चीज़ें बताई गई थी। केस को लेकर एक नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, विस्तार में उसमें बता देंगे। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय के सिद्धांत को परिभाषित करता है। इससे जो क्वेश्चन आता है कंप्लीट जस्टिस की शर्त किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 142 में दी गई है। एससी कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी आदेश निर्देश दे सकता है, यानी एससी ने यदि कोई निर्णय दिया है तो उसको लागू करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, ताकि जो निर्णय है पूरी तरह से कंप्लीट जस्टिस माना जाए, पूर्ण न्याय माना जाए। यदि निर्णय को लागू ना करवा पाए कोई भी कोर्ट तो वो न्याय नहीं होता, कभी उसको हम पूर्ण न्याय नहीं कर सकते, चाहे वो फिर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सेशन न्यायालय। यदि निर्णय का पालन ना किया जाए तो निर्णय देने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सारे न्यायालय क्या हैं, ये पावर रखते हैं कि निर्णय को लागू भी कराया जाए, चाहे जो भी आदेश पारित करना पड़े। तो इससे संबंधित जो केस लॉ है AR अंतुलेव वर्सेस RS नायक का मामला है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन यानी प्रेसिडेंट रेफरेंस से संबंधित है। इससे जो क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में एससी से परामर्श मांग सकते हैं, तो इसका आंसर है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं। प्रेसिडेंट किसी प्रश्न पर एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकता है, लेकिन ये जो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाती है राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। कोई विधि से जुड़ा क्वेश्चन है या कोई समाज से जुड़ा है या कोई देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा है तो उस पर एडवाइजरी शक्ति जो है, सलाह है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है यदि राष्ट्रपति मांगता है तो इससे संबंधित इनरी केरला एजुकेशन बिल का मामला, इनरी बेरू बारी, कई सारे मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट उन्हें सलाह प्रदान करता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होती। वहीं आर्टिकल 144 ड्यूटी ऑफ ऑल अथॉरिटीज, सभी प्राधिकरण एससी के आदेशों का पालन करेंगे, यानी जिसको भी आदेश दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो ड्यूटी उन कर्तव्यों को पालन करने के लिए क्या हैं, बाध्य हैं। वहीं आर्टिकल 145 रूल ऑफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट में कार्य संचालन के लिए प्रोसीजर बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। इसकी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के तहत हुई है, लेकिन उसका संचालन कैसे किया जाएगा तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से रूल बना सकता है। जैसे संसद को संचालन करने के लिए संसद संबंधित रूल हैं। आर्टिकल 146 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट CGI की अनुमति से नियुक्तियाँ, जो उनकी नियुक्तियाँ हैं अन्य अधिकारियों की और नौकरों की, सेवकों की, वो CGI की अनुमति से नियुक्तियां की जाएंगी। वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। आर्टिकल 147 डिफिनेशंस के बारे में, परिभाषा के बारे में प्रावधान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रयुक्त कुछ शब्दों की व्याख्या, यानी जहाँ भी डिफ़िकल्ट लगेगा संविधान में व्याख्या करना होगा या अन्य विधियों से भी संबंधित कोई है मामला तो सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा। यदि संविधान का कोई जुड़ा पार्टिकुलर सब्जेक्ट है,
कोई टॉपिक है जिस क्या है संदिग्ध है, तो उसकी व्याख्या हमेशा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी, जो एक फेयर और उचित होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ये ज्यूडिशरी, एपीओ, एआईबी अन्य लॉ एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और लॉ स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट और रिवीजन के साथ है। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और पाएँ डेली न्यू वीडियो जो लॉ से जुड़ी होंगी और अच्छी होंगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।